नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय बी2वन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका। कोशिका के कई सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। प्रीवियस क्लास में हमने कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ लिया था। कोशिका विभाजन के प्रकार हमने देख लिए थे, कौन कौन से होते हैं, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। इसमें हमने असूत्री कोशिका विभाजन को पढ़ा था और समसूत्री कोशिका विभाजन को पढ़ा था। समसूत्री विभाजन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उनके बारे में भी हमने डिटेल में जान लिया था, जैसे इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये जो नाम है इनको हमने अच्छे से समझ लिए थे। इसके अलावा इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की जो डिटेल्स है वो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी। एक कंडीशन कल हमने पढ़ी थी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन जैसे संपन्न होता है उसके बाद कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। फिर कल की क्लास में हमने अर्धसूत्री विभाजन को शुरू किया था और उसी से हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में हमने देखा था कि बीजमैन जो वैज्ञानिक था उसने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन ये नाम किसने दिया? तो फार्मर तथा मोरे ने 1905 में ये नाम दिया था। यह कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये इतनी सारी जानकारी हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे और क्या क्या एक्स्ट्रा देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आज की क्लास में हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के जो दो तरीके हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अंतर भी हम जानेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। कुछ अंतर आज बताऊंगा और बहुत सारे अंतर हम कल की क्लास में जानने वाले हैं। तो ये होगी समरी दोनों क्लासेस की। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा आप हमारा अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत सारी क्विज टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिससे आपकी जो जनरल साइंस है वो मजबूत हो जाएगी। अगर आप सीईटी, रीट या किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस आपके सिलेबस में है, तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस कोर्स में कई सारे ऐसे टॉपिक है जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और हम क्यूज के माध्यम से भी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं आपका इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा हूं तो आपको भी मेरा इसी तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम मिलके आगे चल पाएंगे। क्योंकि मैं अकेला इन सारी चीज़ों को मैनेज करता हूं A to Z और ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है। एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की जो प्रोसेस है ये बहुत ही लंबी होती है, फिर भी मैं इसको प्रॉपरली फॉलो करता हूँ। आपके लिए वीडियो क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, ई नोट्स बनाता हूँ, क्यूज टेस्ट लेके आता हूँ और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपके सामने आती रहती है। समय की कमी रहती है, ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी रहती है, फिर भी मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लासें दे रहा हूँ। तो इस एफर्ट के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, और अधिक आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। नई जो क्विज आएगी उन क्विज की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगी और उनकी लिंक्स आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के अबाउट में। चलिए, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लैंगिक प्रजनन की बात करें तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, यानी जनन की बात कर रहा है। नर और मादा जो जनन करते हैं ना उसकी बात कर रहा है। जंतुओं में एक तो शुक्राणु, दूसरा अंडाणु। और पादपों की बात करें तो उसमें नर और मादा, जैसे पुष्प के बारे में आपने देखा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों की बात कर रहा है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसको हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसको ही हम युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर? युग्मक जनन किसे कहते हैं? जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगुणित कोशिका की। युग्मकों में
गुणसूत्रों की संख्या आधी होना, इसी को हम कहते हैं अगुणित कोशिका। अब द्विगुणित कोशिका की बात करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है, इसे हम कहते हैं द्विगुणित कोशिका। अब हम बात करते हैं अर्ध कोशिका विभाजन की। तो ये अर्धसूत्री कोशिका जो विभाजन होता है, ये दो तरीके से संपन्न होता है। तो 1 बाय 1 दोनों मेथड हम समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मेथड का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विषम रूपी विभाजन, उसके बाद हम बात करेंगे समरूपी विभाजन। विषम रूपी की बात करें तो इसमें कुछ अवस्थाएं होती है। प्रोफेज के अंदर 5 अवस्थाएं होती है। इसकी भी सेकंड अवस्था आती है जिसको हम मेटाफेज के नाम से जानते हैं। इसकी अगली जो अवस्था आती है वो आती है एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे समरूपी विभाजन की। समरूपी विभाजन में वही अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें अपन समझ लेते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दो तरीके से संपन्न होता है। सबसे पहला विषम रूपी विभाजन, इसी की हम बात कर लेते हैं। विषम रूपी विभाजन की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है प्रोफेज 1। ये एक लंबी और जटिल अवस्था होती है। इसे 5 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। किसको? प्रोफेज 1 को। और इसको हम विषम रूपी कहते हैं। यानी विषम रूपी आप पहले लिखिएगा, फिर आप समरूपी लिखिएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो, प्रोफेज 1 की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? उसमें से सबसे पहली जो है वो है लेप्टोटिन। लेप्टोटिन अवस्था में गुणसूत्र लंबे एवं पतले हो जाते हैं और गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। अगली अवस्था है जाइगोटिन। जाइगोटिन में सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं और तंतु एस्टर का भी यहाँ पे निर्माण होता है। प्रोफेज 1 की तीसरी जो अवस्था है पेकिटिन। इसमें गुणसूत्र सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक जोड़ा गुणसूत्र 4 क्रोमेटिड हो जाते हैं। इसमें 2 मात्र कोशिकाएं होती हैं और 2 पितृ क्रोमेटिड्स होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। पैकेटिन के बाद अगली जो अवस्था आती है वो आती है डिप्लोटिन। इस अवस्था में 4 क्रोमेटिड बने होते हैं। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। 2 क्रोमेटिड एक दूसरे में एक्स रूप में उलझे होने के कारण अलग नहीं होते, जिसे काइजमेट कहते हैं। यानी एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं, इसी को हम काइजमेट कहते हैं। अंतिम अवस्था आती है इसकी डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में गुणसूत्र का आकार बदलता है, गुणसूत्र केंद्रक की ओर जाते हैं और काइज्म का अंत हो जाता है। तो ये मैंने आपको प्रोफेज की 5 अवस्थाएं बताई। अब सेकेंड अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज की बात करें तो प्रत्येक जोड़ा गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित होता है। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप नोट्स बड़े आराम से पढ़ पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कोर्स इनरोल करना पड़ेगा नाम मात्र के शुल्क में, जहां पर आपको अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं एनाफेज फर्स्ट की। इसमें प्रत्येक जोड़ा गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। फिर अगली अवस्था आती है इसमें टेलोफेज, अंतिम अवस्था होती है। प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड या तो एल आकार का बन जाएगा या वी आकार में व्यवस्थित हो जाएगा। अब मैंने आपको विषम रूपी विभाजन को तो समझा दिया, अब मैं आपको समझाऊंगा समरूपी विभाजन के बारे में। यह भी समरूपी विभाजन के तरह ही होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के नाम से इसको जानते हैं। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो है प्रोफेज सेकंड, ठीक है। इस अवस्था में क्रोमेटिन का जाल संयोजित होकर गुणसूत्रों के रूप में कार्य करता है। फिर इसका दूसरी अवस्था आती है मेटाफेज सेकंड। इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमेयर 2 भागों में विभक्त होकर गुणसूत्र के क्रोमेटिड से आकर जुड़ जाते हैं और तर्कु का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र तर्कु की मध्य रेखा पर जाकर चिपक जाते हैं। फिर तीसरी कंडीशन आती है एनाफेज सेकंड। इसमें गुणसूत्र के सेंट्रोमियर मध्य रेखा से विभाजित होते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अगली इसकी अवस्था आती है टेलोफेज सेकंड। यह अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्रों के 2 समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के पश्चात द्विगुणित यानी 2n कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर इस तरीके से हम कोशिका विभाजन को पढ़ते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। और अब हम बात कर लेते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर की। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, कुछ अंतर आज बता देता हूँ, बहुत से अंतर कल बताऊँगा, ताकि आपको बोरियत फील नहीं हो और क्लास आपको पसंद आती रहे। चलिए, समसूत्री विभाजन की बात करें तो ये कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो लैंगिक कोशिका में होता है। और समसूत्री विभाजन में इसके माध्यम से जीवों में वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में इसके द्वारा एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। समसूत्री विभाजन यह केवल एक चरण में पूर्ण होता है और अर्धसूत्री विभाजन यहाँ 2 चरण में पूर्ण होता है। कुछ और भी अंतर हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इस क्लास में इतना ही। अब जो भी पढ़ाया मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब प्रीवियस क्लास का भी इनरोल करूँगा तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, कोशिका विभाजन की हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि कोशिका विभाजन 3 तरीके से हो सकता है। असूत्री विभाजन बहुत ही सरल था। समसूत्री विभाजन ये भी मैंने आपको बता दिया था, 5 अवस्थाएं होती है इसमें। फिर हमने बात की थी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें कुछ चरण होते हैं जिसको हमें फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 प्रोसेस से संपन्न होता है, विषम रूपी विभाजन और समरूपी विभाजन। विषम रूपी में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर 5 अवस्थाएं होती है। फिर सेकंड अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद अगली जो अवस्था आती है वो आती है एनाफेज। एनाफेज के बाद आती है टेलोफेज। तो इस तरीके से ये 4 अवस्थाएं विषम रूपी कोशिका विभाजन में हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे समरूपी विभाजन के बारे में। समरूपी विभाजन में हमने देखा था कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 तरीके से होता है और दोनों तरीकों के जो स्टेप्स है वो मैंने आपको पक्के याद करा दिए। इसके अलावा हमने देख लिया था समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। आई थिंक आपको सारा मटेरियल समझ में आ गया होगा। इस क्लास के लिए आपके कोई सजेशंस है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये बात भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।